के लेक्चर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें हमने देखा था पहले कि चार्ज जो होता है वो खुद के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या था, space around the charge in which any other charge will experience force of attraction or repulsion, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड में सिर्फ अट्रैक्शन होता था, यहाँ पे अट्रैक्शन के साथ साथ क्या होगा, रिपल्शन भी होगा, ठीक है। उसके बाद हमने आगे सेम कंसेप्ट को, वेरी गुड, आगे सेम कंसेप्ट को कंटिन्यू किया था और हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्ट करता है उनके इंटरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उनके इंटरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को हमने डिफाइन किया था, क्या थी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, मतलब पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के प्रॉपर्टी को हमने देखा था, जिसमें फोर्थ प्रॉपर्टी स्टार मार्क करके लिख के दी थी, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है कि वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू इंसुलेटर बट डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर, ठीक है। फिर सेम कंसेप्ट से रिलेटेड नेक्स्ट डेटा हमने देखा था जिसमें हमने इंट्रोड्यूस किया था फ्लक्स को, और वहां पे देखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या था इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब था टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन एरिया, और उसका नोटेशन था फाई, फॉर्मूला था फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, यानी कि ईडीएस कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द गिवन सरफेस। देन फ्लक्स का एसआई यूनिट था वोल्ट इनटू मीटर और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो फ्लक्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने कल ही इंट्रोड्यूस की थी, दैट वाज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने क्या बोला था, चलो बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने बोला था इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी व्हिच गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट, एंड उसको हमने डिफाइन किया था फोर्स पर यूनिट चार्ज। कैसे डिफाइन किया था, फोर्स पर यूनिट चार्ज, एंड उसका यूनिट था न्यूटन पर कूलम और वोल्ट इनटू मीटर। उसके तीन फॉर्मूले हमने देखे थे कल के लेक्चर में, आगे बहुत सारे आने वाले, बट ये तीन फॉर्मूले एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थे। पहला F by Q is equals to F by Q, दूसरा 1/4 pi epsilon into Q by R square, Q by R square, and third one which is most important, that is E is equals to V upon D, ठीक है। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिस्कशन कंप्लीट किया था। अभी एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें देखने हैं डिफरेंट केस में, जैसे ग्रेविटेशन में देखा था, स्फीयर की केस थी 3 पॉइंट पे, हॉलो स्फीयर की केस थी 3 पॉइंट पे, रिंग पे था, डिस्क पे था। पूरे फॉर्मूले हम इंटेंसिटी के लिए भी देखेंगे एंड पोटेंशियल के लिए भी देखेंगे। उससे पहले जो है हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मतलब क्या होता है इसको बस इंट्रोड्यूस करा देता हूं, क्योंकि उसके बाद हमें कूलम्स लॉ एंड जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसमें ये पोटेंशियल का हमें यहाँ पे यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ग्रेविटेशन में थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वही है, बस ये किसकी होगी, वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड की थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में है। मतलब पूरी कंसेप्ट जो है ग्रेविटेशन में हमने पढ़ी थी वो पूरी की पूरी एज इट इज यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगी, बस वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड रिलेटेड थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड है, ठीक है। इसलिए वहां पे जो ग्रेविटेशन वाला वर्ड यूज किया था, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला वर्ड हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने से पहले और एक फिजिक्स की इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो जब भी मैं फिजिक्स का डिस्कशन स्टार्ट करता हूं तो आपको 5 बातें जो है उनके ऊपर फोकस करने को बोलता हूं। एक, टेंडेंसीज, कौन सी, मास वाली, चार्ज वाली, मैग्नेटिज्म वाली, एंड उसके साथ में वर्क एंड एनर्जी, इनका इंटर बिटवीन रिलेशन, ठीक है। ये अगर समझ में आ गया तो मैंने बोला है कि फिजिक्स के हर एक टॉपिक में कंसेप्ट अलग होगी, लेकिन घुमा फिरा के हमें ये वर्क एनर्जी इनके अबाउट ही डिस्कस करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें मालूम है कि एनर्जी मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय एनर्जी, एनर्जी मीन्स व्हाट, एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क। कोई भी वर्क करने की जो एबिलिटी है उसको बोला जाता है एनर्जी। एनर्जी के बारे में हमें और एक इंफॉर्मेशन होती है कि एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ओनली converted from one form to another form, ठीक है। hence total amount of energy in the universe remains constant, ठीक है। एंड उसके बाद में हम उसको वर्क के साथ रिलेट करने के लिए और एक सबसे इंपॉर्टेंट लॉ इंट्रोड्यूस करते हैं कि एवरी वर्क डन विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसके बाद हमें वर्क की आइडिया आती है कि वर्क मतलब क्या है,
वर्क मतलब क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट उसका फॉर्मूला हो गया, लेकिन वर्क मतलब क्या होता है कि नेचर में जो है एक पर्टिकुलर साइकिल रेगुलेट होती है, जिसमें पहले एक फॉर्म की एनर्जी होती है, हम उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इन बिटवीन जो होता है उसको अपन वर्क डन बोलते हैं। ठीक है, तो वर्क डन के बारे में हम ऐसे डिस्कस करते हैं कि व्हाइल एनर्जी चेंजिंग इट्स फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वन इन बिटवीन व्हाट हैपेंस, दैट इज नोन एज वर्क डन, यानी एनर्जी इन फ्लो इज नोन एज वर्क डन। ये बातें हम वहां पे डिस्कस करते हैं। वही कंसेप्ट के ऊपर आज का हमारा पॉइंट है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वाला, यानी कि यहाँ पे हम एनर्जी को डिस्कस करने वाले हैं, एनर्जी को स्टडी करने वाले हैं, लेकिन एज पर डिस्कशन यहाँ पे जो एनर्जी हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली आएगी कहां से, वो आएगी वर्क डन से। जैसे हमने ग्रेविटेशन में भी देखा था, किसी बॉडी को अगर हम ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर पे एक आधे बिल्डिंग के ऊपर लेके आते हैं, तो उस प्रोसेस में हमें क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, किसके अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट। इसलिए वहां पे स्टोर होने वाली एनर्जी क्या होती है, वो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी वही होगा, क्या होगा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करेंगे। किस लिए वर्क डन करेंगे, चार्ज को डिस्प्लेस करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। जैसे ग्रेविटी से रिलेटेड हम हाइट का डिफरेंस होता है वो मेंटेन करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल का डिफरेंस मेंटेन करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर चार्ज को डिस्प्लेस करना हो तो उस प्रोसेस में हमें वर्क डन करना पड़ेगा, एंड यही वर्क डन आगे जाके स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड उस एनर्जी को हम बोलते हैं एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एकदम सिंपल कंसेप्ट है, उसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक कंडीशन एज्यूम करेंगे कि हमने स्पेस में क्या किया है, ये विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एंड वाई, ये बना ओरिजिन, इनके रिस्पेक्ट में हमने कोई भी दो पॉइंट लिए, पहला पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी। अब ए का पोजीशन वेक्टर आपको दिया है r1 वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर दिया है r2 वेक्टर, एंड इन दोनों में जो सेपरेशन है उसको हमने बोला है r वेक्टर, यानी कि यहाँ पे जो r वेक्टर है वो बनेगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। बस ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हमने स्पेस में कुछ भी नहीं है, दो पॉइंट है ए एंड बी, उनके ऊपर कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मली एज्यूम किए है। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, देखो जो पॉइंट ए एंड बी हमने एज्यूम किए थे, इन दोनों पॉइंट के ऊपर चार्जेस को लाके प्लेस करना है, और उसके लिए हम एज्यूम करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे कहीं पे तो मतलब इंफिनिटी पे ऐसे दूर पे दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, और हमें करना क्या है, हमें वर्क करके इन चार्जेस को वहां से उठा के यहाँ पे लेके आना। तो कंडीशन क्या है, देखो जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में हम ग्रेविटी के अगेंस्ट होने वाला वर्क है उसी को कंसीडर करते थे, यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट होगी, जो वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होगा हम बस उसी वर्क को कंसीडर करेंगे। जो वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हो रहा है वही वर्क हमें इस कंसेप्ट में, इस टॉपिक में कंसीडर करना है, दूसरा वर्क जो है हम यहाँ पे उसको कंसीडर नहीं करने वाले। ठीक है, तो अभी हमें जो टास्क दिया गया था उसको कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पे जा रहा हूं, और यहाँ पे मैं चार्ज Q1 है उसको पकड़ के मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट ए के ऊपर रख दूंगा। हमने क्या किया, इंफिनिटी से चार्ज Q1 को उठाया और वहां से उठा के उसको इस पॉइंट के ऊपर मतलब ए के ऊपर हमने प्लेस कर दिया। लेकिन Q1 को इंफिनिटी से ए के ऊपर लेके आते टाइम रास्ते में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिली नहीं थी, इसका मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कोई वर्क डन करना ही नहीं पड़ा, यानी वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए विल बी 0। क्लियर है सबको, मैंने वर्क डन को 0 क्यों लिया, हमें मालूम है कि Q1 को यहां से उठा के यहाँ पे लेके आने के लिए हमें एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, हमें वर्क करना पड़ेगा, लेकिन वो वर्क अदर फॉर्म में होगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट होगा, फ्रिक्शन के अगेंस्ट होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रास्ते में नहीं है तो उसके अगेंस्ट हमें वर्क करना ही नहीं पड़ रहा है। इसलिए व्हाइल डिस्प्लेसिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए रिक्वायर्ड वर्क डन विल बी 0। क्लियर है सबको? अब आगे क्या होगा, देखो ये Q1 है, ये कौन है, चार्ज है। चार्ज का मतलब होता क्या है, टेंडेंसी एसोसिएटेड विथ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच मैटर विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। यानी ये जो चार्ज Q1 है उसको इंफिनिटी से पॉइंट ए के ऊपर लेके आ गए कि ये पहला काम क्या करेगा, अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, दूसरा किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ये क्या करेगा अपने सराउंडिंग में इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा। अब हमने Q1 को रख दिया था, आगे जाके हमें क्या करना है, ये Q2 को इंफिनिटी से उठा के पॉइंट बी के ऊपर लेके आना था। लेकिन उसमें हुआ क्या, जब तक हम Q2 को यहां तक नहीं लेके आए थे हमें कोई भी वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं करना पड़ा था, लेकिन
यहाँ पे जो है हम पहुंचने के बाद हमें दिख रहा है, हमें समझ में आ गया कि ये जो Q1 हमने उसको भेजा था, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस कर ली। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, सो दैट हम Q2 को यहां से उठा के यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस में जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनटू चार्ज। आपको ग्रेविटेशन अगर याद है तो ग्रेविटेशन में भी मैंने वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए सेम फॉर्मूला यूज किया था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनटू मास बोला था, क्योंकि वहां पे डिस्कशन रिलेटेड टू टेंडेंसी ऑफ मास चल रहा था। यहाँ पे मैंने क्या किया, मास को रिप्लेस करके चार्ज को पुट कर दिया, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो टेंडेंसी ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल एट ए गिवन पॉइंट होता है, मतलब पॉइंट बी पे एट ए डिस्टेंस आर, तो वो पोटेंशियल होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन इनटू क्यू अपॉन आर। अब ये पोटेंशियल आया कहां से, हम आगे इसका फॉर्मूला देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन इनटू क्यू अपॉन आर। अब क्यू आर आपको मालूम है 1/4 पाई इप्सिलॉन, इसके बारे में मैंने कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं दिया है, वो कूलम्स लॉ इसके बाद में आने वाला है, उसमें मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि 4 पाई क्यों लिए जाते हैं, इप्सिलॉन का मतलब क्या है, इप्सिलॉन हमने यहाँ पे क्यों इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो अगर ये पोटेंशियल है और यहाँ पे जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला वो Q1 है, तो इसका मतलब मुझे जो W2 है वर्क डन वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा 1/4 पाई इप्सिलॉन इनटू Q1 अपॉन R इनटू जो चार्ज अपन डिस्प्लेस कर रहे हैं वो बनेगा Q2। तो ये बन गया हमारा वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द सेकंड चार्ज। डिफरेंस क्या है, देखो बस ग्रेविटी की केस में हमेशा से हमें पोटेंशियल निगेटिव लेना पड़ता है, क्योंकि ग्रेविटी में हम वर्क करते नहीं है, हमें वर्क मिलता है। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो है कंडीशन अपोजिट है, ये Q1 जो है Q2 के हमारे डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा था उसको अपोज करने वाला है, उसके अपोज को ओवरकम करने के लिए हमें यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको नेगेटिव नहीं लिया है, पॉजिटिव लिया है। ठीक है, तो W2 कैसे आ गया, क्लियर है सबको? ओके, तो आगे देखेंगे तो यहाँ पे पहला W1 वर्क हुआ है वो 0 है, दूसरा W2 वर्क हुआ है वो कितना है 1/4 पाई इप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 बाय R है। अगर मैं दोनों वर्क डन को ऐड करूंगा तो इस पूरी प्रोसेस में मुझे जो नेट वर्क डन मिलेगा वो रहेगा W नेट इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2। अब W1 तो 0 है, यानी नेट वर्क डन इस प्रोसेस में हमें मिलेगा 1/4 पाई इप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 बाय R। ये मिला नेट वर्क डन। कौन सा नेट वर्क डन है, ये दो चार्ज की सिस्टम फॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड वर्क डन। ठीक है, हमें अगर स्पेस में से उठा के कोई भी दो चार्जेस एक पॉइंट ए पे दूसरा पॉइंट बी पे अगर प्लेस करने हैं तो उस प्रोसेस में हमें जो वर्क करना पड़ता है वो वर्क डन यहाँ पे मैंने लिख दिया है 1/4 पाई इप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 बाय R। चलो, तो वर्क डन कैसे आ गया, नेट वर्क डन सबको क्लियर है? बस हमने W1 एंड W2 इन दोनों को ऐड कर दिया। ओके, अब आगे होगा क्या, देखो जो कंसेप्ट मैंने लेक्चर के स्टार्ट में हमने आपको बोली थी कि एवरी वर्क डन जब कभी भी करेंगे, फिर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ग्रेविटेशन है, आपकी रियल लाइफ है, आपके पढ़ाई का वर्क डन है, कोई भी वर्क डन ले लो, हर बार वो स्टोर होने वाला है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हर बार वो स्टोर होने वाला है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब अभी 11th-12th में आप किस तरह का वर्क डन कर रहे हो, है ना, ऑनलाइन क्लासेस चालू है, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग निवांत है, तो ये भी वर्क डन आपका स्टोर होने वाला है एंड रिजल्ट लगने के बाद इसकी एनर्जी आपको दिखेगी कि आपने एक्चुअल में क्या किया था। ठीक है, चलो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके लिए सिंपल सी कंडीशन बनेगी कि जो वर्क डन हमने यहाँ पे किया था दैट विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो बनेगी 1/4 पाई इप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 अपॉन R। ये बन गया एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है सबको? अब हमें इसको डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करेंगे, जो कुछ भी बातें मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था उसी को हम बस वर्डिंग में एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिख देंगे। क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन
amount of work done required in bringing system of charges from infinity to their present location। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या है? वही जो प्रोसेस हम अभी पढ़ रहे थे कि चार्ज को इंफिनिटी से उठा के उनके अभी की जो प्रेजेंट पोजीशन है वहां पे लेके आने के लिए जो भी वर्क डन करना पड़ा था, दैट विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। वही बात मैंने यहाँ पे डिफाइन कर ली है। स्टेटमेंट रीड करो ठीक से, है क्लियर सबको? स्टेटमेंट, अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड in bringing the system of charges from infinity to their present location is called as electrostatic potential energy. Amount of work done required in bringing system of charges from infinity to their present location is called as क्या बोला है उसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। है क्लियर? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. चलो, तो अब देखो, ये मैंने दो चार्ज के सिस्टम को आपको एक्सप्लेन किया था, उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला मिल गया, फिर हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब आगे जाके हमें करना क्या है? ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, इसको हम यहाँ पे डिराइव करेंगे फॉर्मूले को, अगर हमें दो चार्ज से ज्यादा चार्ज की सिस्टम दिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल वही पार्ट में रिपीट कर रहा हूं, स्पेस में एक पॉइंट दिया है ए, यहां पे मैं चार्ज लेके आ गया Q1, फिर स्पेस में दूसरा पॉइंट है बी, जो ए से R1 इतने सेपरेशन पे था, उसको मुझे लेके आना है चार्ज Q2। उसके बाद में और एक पॉइंट है सी, जो ए से R2 एंड बी से R3 इतने डिस्टेंस पे, इसके ऊपर मुझे चार्ज लेके आना है Q3। समझ में आ रहा है सबको? अभी ये सिस्टम बनानी है, तो ये सिस्टम बनाने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ेगा, क्या है कंडीशन? देखो, जब Q1 को इंफिनिटी से ए के ऊपर लेके आ रहा है, उस प्रोसेस में लगने वाला वर्क डन कितना है? 0 है। ये हमने पहले ही देखा था कि पहला चार्ज Q1 लेके आएंगे, उसके बाद अपन Q2 लेके आएंगे, उसके बाद Q3, एकदम से तीनों चार्ज लाना अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे Q1 लेके आते टाइम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड थी नहीं, इसलिए उसके अगेंस्ट किया गया हुआ जो वर्क है वो कितना है? यहाँ पे 0 है। आगे हम क्या करेंगे कि बी के ऊपर जो चार्ज है Q2, उसको इंफिनिटी से उठा के बी के ऊपर हमें रखना है, और इस प्रोसेस में जो वर्क डन लगेगा वो कितना होगा? मतलब अभी ये चार्ज Q3 हमने लाया ही नहीं है, बस Q2 को इंफिनिटी से ला रहे हैं, मतलब ए के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, और वो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 अपॉन R1। ये तो पहले मैंने जो एक्सप्लेन किया था, फिर से वही लिखा है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्लियर सबको? Yes, sir. अब आगे देखो क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे और एक चार्ज है सी के ऊपर Q3, उसको इंफिनिटी से अगर सी के ऊपर लेके आना है मुझे, तो अब मुझे यहाँ पे दो वर्क डन करने पड़ेंगे। मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? दो वर्क डन करने पड़ेंगे। कौन से दो वर्क डन? पहले तो वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय Q1। तो Q1 ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की थी, उसके अगेंस्ट जो होने वाला वर्क डन है वो बनेगा W3, और वो कितना रहेगा? ये रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q1 Q3 अपॉन R2। ये फॉर्मूला समझ में आता है क्या? देख लो एक बार। क्लियर है? Yes, sir. उसके बाद में साइमल्टेनियसली मुझे ये Q2 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी वर्क डन करना पड़ेगा, और Q2 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क डन होगा वो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q2 Q3 अपॉन R3। ये इन दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस R3, इन दोनों के चार्जेस Q2 Q3। समझ में आ रहा है बोर्ड पे जो फॉर्मूले लिखे हैं?
Yes, sir. यानी कि मुझे अगर 3 चार्ज की सिस्टम बनानी है तो उस प्रोसेस में जो नेट वर्क डन लगेगा वो रहेगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। अब इनको अगर मैं सबको ऐड करने जाऊंगा तो उनके एडिशन में हमें मालूम है कि 1/4 पाई इप्सिलॉन ये कॉमन है, और ब्रैकेट में कौन बचा, ब्रैकेट में बचे Q1 Q2 बाय R1, ब्रैकेट में बचे Q1 Q3 बाय R2, ब्रैकेट में बचा Q2 Q3 बाय R3। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? देविका, गौरंगी, नेहा, कोमल, है क्लियर? क्लियर है Okay. सर, क्लियर है। तो आगे अगर मुझे चार्ज की सिस्टम बढ़ानी है, यानी कि मुझे और एक पॉइंट दिया गया है और इस पॉइंट के ऊपर मुझे, जैसे कि पॉइंट डी है, यहां पे मुझे और एक चार्ज लेके आना है Q4। सो अब मैं क्या करूं, क्या करना होगा, कमन फास्ट? नहीं समझ में आ रहा। अगर मुझे ये डी के ऊपर Q4 लेके आना है तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस रहेगा R4, यहां से डिस्टेंस रहेगा R5, यहाँ पे डिस्टेंस रहेगा R6। यानी कि मुझे अब क्या करना पड़ेगा, Q1 के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, वो बनेगा W5, Q2 के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, वो बनेगा W6, Q3 के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, वो बनेगा W7। मतलब 7 वर्क डन करने पड़ेंगे, उसके फॉर्मूले तो आ जाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. तो अभी एकदम सिंपल बात मैं यहाँ पे लिख देने वाला हूं कि आपको जो पोटेंशियल एनर्जी मिलने वाली है वो कितने होंगे। जैसे कि अभी एक चार्ज की सिस्टम के लिए 0 था, 2 चार्ज की सिस्टम के लिए 1 है, 3 चार्ज के सिस्टम के लिए 3 है, 4 चार्ज के सिस्टम के लिए 7 है। इस तरह से कितने नंबर ऑफ चार्जेस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी की पेयर चाहिए तो हम सिंपली ये पूरा पार्ट नहीं करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, n in bracket n minus 1 upon 2 where n is the number of charges। कैसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अब देखो, फॉर एग्जांपल मैंने सिस्टम ऑफ चार्जेस, कितनी चार्ज की सिस्टम बनानी है मुझे, 5 चार्ज की सिस्टम बनानी है, तो पोटेंशियल एनर्जी की पेयर कितनी होगी, U बनेगा 5 इन ब्रैकेट 5 minus 1 upon 2, 4/2 मतलब 2, 5 into 2 मतलब चार्जेस के नंबर कितने रहेंगे, 10 रहेंगे। अगर मुझे चार्जेस दिए 3 तो कितनी एनर्जी लगेगी, ये बनेगी 3 इन ब्रैकेट 3 minus 1 upon 2, 2 कैंसल तो ये बने 3। अगर मुझे बोला है कि हमने सिस्टम के 50 चार्जेस रख दिए हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, तो वो बनेगी 50 इन ब्रैकेट 49 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये आएगा 25 इंटू 49। वैल्यू पुट करो, आपको समझ में आएगा कितनी बार वर्क डन करना पड़ेगा। समझ रहा है ये? Yes, sir. अब यहाँ पे आपको ऐसे कि 50 100 ऐसे नंबर नहीं देते, आपको क्या करते बस वो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप के ऊपर चार्जेस रखने को बोलते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल को हमने बोला है इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब हर एक साइड की लेंथ सेम है। अगर मैंने यहाँ पे Q1 Q2 Q3 ऐसे चार्जेस रख दिए 3, तो इस प्रोसेस की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये कैलकुलेट करने को बोलते हैं। ठीक है, कर सकते हैं कैलकुलेट। अभी पूरी प्रोसेस रिपीट नहीं करेंगे अपन, एक चार्ज लेके आए तो W1, 2 लेके आएंगे तो W2, 3 लेके आएंगे तो W3 प्लस W4, ऐसे वर्क डन ऐसे नहीं करेंगे हम। सिंपली हमें मालूम है कि n इन ब्रैकेट n minus 1 अपॉन 2, इसमें अगर चार्ज के नंबर 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी आती है, 3 टाइम्स आती है। अब वो कौन सी आएगी उसका फॉर्मूला हमें मालूम है कि हर एक एनर्जी में 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन रहने वाला है। और ब्रैकेट में क्या आएगा, जब Q1 को लेके आ गए थे वर्क डन नहीं था, जब Q2 को लेके आ गए थे तो उसके अगेंस्ट वर्क डन कितना था,
Q1 Q2 बाय R था। उसके बाद जब Q3 को लेके आ रहे थे तो एक वर्क डन करना पड़ा था Q1 के अगेंस्ट, तो ये बनेगा Q1 Q3 बाय R। जब Q2 को लेके Q2 के फील्ड के अगेंस्ट Q3 के वर्क डन को निकालेंगे तो ये बनेगा Q2 Q3 बाय R हो गया। यानी कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के ऊपर आपको बोला है कि चार्ज प्लेस करने हैं और उस सिस्टम के लिए वर्क डन कैलकुलेट करो, तो ये वर्क डन की वजह से स्टोर होने वाली पोटेंशियल एनर्जी इतनी रहेगी। क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब अगर स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अब अगर यहां पे ट्रायंगल की जगह पे आपको बोला है कि स्क्वायर है, अब स्क्वायर में एक लिटिल बिट चेंज आएगा। देखो कि स्क्वायर दिया है और ये स्क्वायर के चारों वर्टेक्स के ऊपर हमने Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे चार चार्ज रख दिए। स्क्वायर है मतलब हर एक साइड की लेंथ सेम रहेगी, जिसको मैंने R बोला है। अब यहाँ पे मुझे बोलो कि अगर चार्जेस 4 रहे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, n इन ब्रैकेट n-1/2 करेंगे तो 4/2, ये 2 बनेगा, 2 × 3 मतलब 6 रहेंगे। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब यहाँ पे हमें मालूम है कि हर बार पोटेंशियल एनर्जी यानी वर्क डन को ऐड करते जाएंगे तो उसमें 1/4πε कॉमन ही है, उसको कॉमन लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर पहले। फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि जब Q1 को लेके आ रहे थे वर्क डन 0 था, जब Q2 को लेके आ रहे थे हमें Q1 के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ा था, तो ये बनेगा Q1 Q2/R, इनके बिटवीन सेपरेशन R है। बाद में जब हम Q3 को लेके आए थे, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जब हम Q3 को लेके आ रहे थे तो हमें एक वर्क डन करना पड़ा Q2 के अगेंस्ट, और वो कितना रहेगा, Q2 Q3/R रहेगा। और एक वर्क डन Q1 के अगेंस्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे Q1 एंड Q3 का सेपरेशन R नहीं रहेगा। यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसके हाइपोटेन्यूज की लेंथ √2 टाइम्स ऑफ R है, इसलिए Q1 Q3 के डिनोमिनेटर में यहाँ पे आने वाला है √2 टाइम्स ऑफ R। बस ये एडिशनल स्टेप आपको याद रखनी है स्क्वायर में। अभी क्या होगा, हम Q4 को लेके आएंगे। अब Q4 को लेके आएंगे तो पहले वर्क डन करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय Q1, और उसके लिए बनेगा Q1 Q4/R। उसके बाद में वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय Q2, अगेन Q2 Q4 का सेपरेशन √2R ही होगा इसी तरह से, तो ये बनेगा Q2 Q4/√2 × R, प्लस Q3 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा और वो डिस्टेंस तो R ही है, तो ये बना Q3 Q4/R। 1 2 3 4 5 6 पेयर हमें रिक्वायर्ड थी, 6 पेयर हमें मिल गए। क्लियर है सबको? Yes, sir. जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आपको रैंडम शेप की कंडीशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, एक तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, नहीं तो स्क्वायर होगा, यही दो केसेस होगी। एंड मैक्स टू मैक्स अगर आपको बहुत ही घुमाना है उनको, मतलब हमारे वर्कशीट में हमारे टेस्ट में, फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा रेक्टेंगल की केस, ठीक है ना। तो एक्चुअल एग्जाम में जो आने वाला है वो क्वेश्चन कंपलसरी रिलेट करेगा, एक तो यहाँ पे स्क्वायर की केस होगी, नहीं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की केस होगी। और इस तरह से कितनी पेयर है ये अगर डायरेक्टली पूछा गया तो ये रिलेशन आपको यूज करना है। एंड दिस इज अबाउट ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो क्लियर है सबको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? Yes, sir. ओके। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बाद में जिस कंसेप्ट को हमें आज इंट्रोड्यूस करना था, टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उसके ऊपर आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलो या फिर पोटेंशियल का डिफरेंस बोलो, बोथ आर सेम, जिसको हम टॉपिक में V से डिनोट करने वाले हैं, ठीक है। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितनी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उतनी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। या हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़नी है, या हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़नी है, या हमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में भी चाहिए, मैग्नेटिज्म में भी चाहिए, EMI में भी चाहिए, AC में भी रिक्वायर्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी रिक्वायर्ड है। मतलब पूरा जो 12th एनसीईआरटी का पार्ट फर्स्ट वाला बुक है, हर एक बुक के हर एक टॉपिक के हर एक कंसेप्ट में ये इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल इनका कहीं ना कहीं यूज करना है, इसलिए मैं टॉपिक के स्टार्ट में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। पोटेंशियल खत्म होने के बाद अगेन आई विल स्टार्ट फ्रॉम कूलम्स लॉ, जो एक्चुअल स्टार्टिंग पॉइंट है टॉपिक का, उसके बाद पूरी कंसेप्ट अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन वहां पे कभी अगर इंटेंसिटी पोटेंशियल रिलेटेड डेटा आ गया, कंफ्यूजन नहीं चाहिए, इसलिए मैं पहले ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्लियर सबको?
Yes, sir. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको याद होगा तो ये आपको कंफ्यूज ही नहीं कर सकता, ये आपके लिए एकदम सिंपल बन जाएगा। याद है सबको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या था, उसमें हमने क्या कंडीशन ली थी? Yes. वही केस यहाँ पे आने वाली है फिर से अगेन। देखो होगा क्या, एकदम सिंपल सी बात है कि हमें मालूम है कि जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में जो वर्क डन था वो किसके ऊपर डिपेंड था? मास के ऊपर। वही केस यहाँ पे होगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमें चार्ज को डिस्प्लेस कराना है तो वर्क डन प्रोपोर्शनल टू क्यू रहेगा। एग्जांपल याद होगा, मैंने बोला था चॉक को फेंकना या फिर चेयर को फेंकना है, किसमें वर्क डन रिक्वायर्ड ज्यादा होता है? चेयर में, क्योंकि मास जो है ग्रेविटेशनल फील्ड में मतलब वो इंटरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बस वही कंडीशन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर हमें चार्ज को डिस्प्लेस करना है तो जो वर्क डन होता है वो चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, यानी वर्क डन बनेगा प्रोपोर्शनल टू क्यू। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पार्ट ये फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस करके यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लेके आएंगे जिसको हमने v बोला है। क्या बोला है? v बोला है। एंड यहाँ पे इस v का मतलब होगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फिर उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलो। ठीक है, यानी कि यहां से मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बना सकता हूं v इज इक्वल्स टू w अपॉन क्यू। v इज इक्वल्स टू w अपॉन क्यू। एंड अब जाके मैं इसको डिफाइन करूंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, ये नोटेशन हो गया v, फॉर्मूला हो गया v इज इक्वल्स टू w बाई क्यू। एंड इसका SI यूनिट होगा वर्क का जूल, चार्ज का कूलम, यानी जूल पर कूलम। एंड इसी जूल पर कूलम को हम कंसीडर करते हैं एज ए होल्ट, जूल पर कूलम और होल्ट। नाउ टेल मी डायमेंशंस फॉर दिस। M1 L2 T minus 3 I minus 1. वेरी गुड। L2 M1 T minus 3 I minus 1, ये बन गए डायमेंशंस फॉर पोटेंशियल। एंड पोटेंशियल जो है अनलाइक टू इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स ए स्केलर क्वांटिटी। अगर स्केलर क्वांटिटी है तो ऋतुजा इसकी डायरेक्शन कहां पे होगी? No Sir, no direction. स्केलर क्वांटिटी है तो उसको डायरेक्शन ही नहीं होगी। क्लियर है फिर सबको? पोटेंशियल, पोटेंशियल Yes, sir. डिफरेंस। Yes, sir. ओके। उससे रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट आता है पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एट ए पॉइंट यानी V। अब वही कंडीशन है जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में देखी थी कि फॉर एग्जांपल हमने स्पेस में कोई भी एक चार्ज रखा है Q, और ये Q से कोई भी एक पॉइंट P है जो सिचुएटेड है एट ए डिस्टेंस R। तो यहां पे जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल होगा मतलब क्या होगा? अभी डिफाइन किया था, क्या था पोटेंशियल मतलब? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी इस पॉइंट P के ऊपर चार्ज को लेके आने के लिए जो वर्क डन होगा, चार्ज को लेके आने के लिए जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन अपॉन जो चार्ज लेके आ रहे हैं वो चार्ज, ये बनेगा पोटेंशियल। डेफिनेशन को इसके साथ कनेक्ट करो। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट P पे हम पोटेंशियल निकालने वाले हैं। इसका मतलब हम क्या निकालेंगे कि अगर मुझे इंफिनिटी से पकड़ के पॉइंट P के ऊपर कोई चार्ज लेके आना है, जैसे कि वो चार्ज Q0 है, छोटा सा चार्ज, तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा? ये वर्क डन रहेगा 1/4πε इंटू क्यू इंटू Q0 अपॉन R। तो मुझे अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए तो पोटेंशियल होता है W बाई Q0, जो चार्ज लेके आ रहे हैं वो डिनोमिनेटर में रहेगा, जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की है वो नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, जिसको लेके आ रहे हैं अपन पॉइंट P पे वो डिनोमिनेटर में ले रहे हैं अपन, क्योंकि उसी से रिलेटेड वर्क डन की बात चल रही है। तो यहाँ पे अगर ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें रिलेशन मिलेगा 1/4πε इंटू क्यू इंटू Q0 अपॉन R इंटू 1/Q0। तो Q0 कैंसल, तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज गिवन बाय 1/4πε इंटू Q अपॉन R। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आज के डीपीबी में बहुत सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर आपको सॉल्व करने हैं। पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज गिवन बाय 1/4πε इंटू Q अपॉन R।
क्लियर? यस सर। चलो नेक्स्ट, अभी सेम पार्ट को, सेम कंसेप्ट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और कंटिन्यू करने के लिए मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट। अभी देखा था ड्यू टू एक चार्ज, यहां पे लिखूंगा पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। मतलब अगर हमने स्पेस में एक चार्ज से ज्यादा बहुत सारे चार्ज को अगर प्लेस कर दिया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ पे दूसरा चार्ज है Q2, यहाँ पे तीसरा चार्ज है Q3, एंड इनकी वजह से स्पेस में एक पॉइंट दिया है P, उस P के ऊपर रिजल्टेंट पोटेंशियल कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। और उसके लिए आपको Q1 से P का डिस्टेंस दिया है R1, Q2 से डिस्टेंस दिया है R2 एंड Q3 से डिस्टेंस दिया है R3। तो हमने अभी देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो पॉइंट पी के ऊपर एक्ट होने वाला नेट पोटेंशियल जो रहेगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये तीनों पोटेंशियल की डायरेक्ट सम करेंगे, वेक्टर सम नहीं, डायरेक्ट सम करेंगे, क्योंकि इसको डायरेक्शन ही नहीं है तो वेक्टर का क्या करेंगे यहाँ पे। तो V नेट इज इक्वल्स टू बनेगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर मैं यहाँ पे V1 V2 V3 के फॉर्मूले पुट करूंगा तो उसमें मुझे मालूम है कि हर एक फॉर्मूले में 1/4πε आने ही वाला है, तो उसको कॉमन ले लेते हैं। अब बचेगा क्या ब्रैकेट में, जब Q1 की वजह से पॉइंट P पे चाहिए तो ये बनेगा Q1/R1, जब Q2 की वजह से पॉइंट P पे चाहिए ये बनेगा Q2/R2 प्लस Q3/R3। ऐसे आपको स्पेस में कितने भी चार्जेस दिए तो डायरेक्टली एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर सारे चार्जेस की वजह से कितना पोटेंशियल एक्ट होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। तो ये बन गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो इस पूरे सेक्शन की एकदम 7 स्टार कंसेप्ट है, इनको 2 लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब एक्चुअल पॉइंट टू पॉइंट हम टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन फिर से आपको याद रखना है कि टॉपिक के डिस्कशन से अलग मैंने इनको इंट्रोड्यूस किया है। आगे इनके बहुत सारे एप्लीकेशंस में हमें इनके देखने हैं, मतलब ये कंसेप्ट का इंपॉर्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है जो हमने यूज किया था कांस्टेंट, दैट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मतलब हर एक फॉर्मूले में जो आपको इप्सिलॉन दिख रहा था उसके बारे में एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, मतलब आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ये है क्या एक्चुअल में, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने देखा था ग्रेविटेशन में कि न्यूटन ने जब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सप्लेन किया था तो उसके एक्सप्लेनेशन में उसने बस इतनी बात एक्सप्लेन की थी कि दो मासेस के बिटवीन का जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम है। लेकिन F प्रोपोर्शनल टू m1m2 अपॉन r स्क्वायर से हमारा काम बनता नहीं था, इसलिए हेनरी कैवेंडिश आगे आके एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला था, उसको डिस्कवर कर देता है, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। उसी तरह से आगे हम जो भी मतलब कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर पोटेंशियल की कंसेप्ट पढ़ी है, ये सारी कंसेप्ट आती है बेसिकली फ्रॉम कूलम्स लॉ, और कूलम्स लॉ में भी हमें ऐसे प्रोपोर्शनलिटी के रिलेशन मिलने वाले हैं। तो जैसे ग्रेविटेशन में हर बार प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैपिटल G था, उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा उसके साथ हमें ये टर्म लेनी पड़ेगी। बट डिफरेंस क्या है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में हमने देखा था कि दो मासेस का जो इंटरैक्शन है दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम के ऊपर किसी तरह से वो डिपेंड ही नहीं करता था। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो भी इंटरैक्शन होगा वो मीडियम डिपेंडेंट होगा, मतलब दो चार्ज के बिटवीन इंटरैक्शन अगर एयर में करेंगे तो वो अलग रहेगा, चार्ज को पानी में डाल देंगे फिर इंटरैक्शन करेंगे तो वो अलग रहेगा। मतलब जैसे मीडियम चेंज होता है वैसे फोर्स चेंज होता है, वैसे पोटेंशियल चेंज होता है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज होती है। तो कैसे चेंज होती है ये मीडियम की प्रॉपर्टी हम इंट्रोड्यूस करते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम मतलब है क्या, बेसिकली इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम और एबिलिटी ऑफ मीडियम
टू स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जिस मीडियम में हमने चार्ज को प्लेस किया था वो चार्ज क्या करेगा, सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करने की एबिलिटी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करने की एबिलिटी हर एक मीडियम की डिफरेंट होती है, तो वो कितनी है वो डिफाइन करने के लिए हम इस फिजिकल क्वांटिटी को लेके आ रहे हैं। ठीक है, दैट इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इसका नोटेशन होगा इप्सिलॉन। अब एक्चुअल में इसका फॉर्मूला होता है इप्सिलॉन इक्वल्स टू इप्सिलॉन 0 इंटू इप्सिलॉन आर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इप्सिलॉन 0 इंटू के। अब यहाँ पे इप्सिलॉन को तो हमने परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बोला है, फिर ये इप्सिलॉन 0 मतलब क्या है, ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब एयर और वैक्यूम। फ्री स्पेस जब भी आएगा इसका मतलब होगा एक तो एयर नहीं तो वैक्यूम। एयर और वैक्यूम इन दोनों मीडियम को हम बोलते हैं एज ए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है और इसके ऊपर से हम दूसरे मीडियम की परमिटिविटी कैलकुलेट करते हैं, तो इसकी वैल्यू आपको किसी भी एग्जाम में दी नहीं जाएगी, ये आपको रट्टा मारनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी, पाठ करनी पड़ेगी। दैट इज 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज दिस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसके बाद में जो हमने इप्सिलॉन आर लिखा है, ये इप्सिलॉन आर का मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, अब रिलेटिव परमिटिविटी मतलब क्या होगा, आपको वर्ड से थोड़ा अंदाजा आ गया होगा कि जब हम दूसरे मीडियम की परमिटिविटी कैलकुलेट करेंगे तो हमें फ्री स्पेस को उस मीडियम के साथ रिलेट करने वाला जो कांस्टेंट है वो है रिलेटिव परमिटिविटी। इसलिए यहां पे लिखा है इप्सिलॉन इक्वल टू इप्सिलॉन 0 इंटू इप्सिलॉन आर। उसके बाद जो मैंने के लिखा है, के का मतलब होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। एक्चुअल में ये इप्सिलॉन आर एंड के बोथ आर सेम, बस उनको अपन डिफाइन अलग तरीके से करते हैं। इप्सिलॉन आर को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, इप्सिलॉन आर इक्वल्स टू इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। एंड के को डिफाइन करने के लिए फोर्सेस का यूज करते हैं, जो मैं आपको कूलम्स लॉ के बाद में बोलता हूं। बट एक्चुअल में दोनों में डिफरेंस नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही है। क्वेश्चन में के दिया या फिर इप्सिलॉन आर दिया, आपको क्या करना है, उसको इप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन यू विल गेट द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। चलो वन बाय वन सब देखो, क्लियर है? Yes, sir. किसी को कोई इश्यू नहीं इसमें? ओके, तो यहां पे हो गई परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एंड उसके बाद में क्या होगा कि जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कोई भी कंसेप्ट पढ़ेंगे, किसी भी कंसेप्ट में जो कांस्टेंट हम लेके आने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, जैसे ग्रेविटेशन में हर बार कौन था, कैपिटल जी था, यहाँ पे हमें ये इप्सिलॉन नॉट लेके काम नहीं बनेगा, हमें हर बार क्या करना है, एक ही कांस्टेंट यूज करना है, 1/4 पाई इप्सिलॉन। अगर ये फ्री स्पेस का है तो उसको अपन इप्सिलॉन नॉट बोल सकते हैं, अगर फ्री स्पेस को छोड़ के दूसरा कोई मीडियम है तो वो बनेगा 1/4 पाई इप्सिलॉन, यानी ये बनेगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू के। यहाँ पे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट जो है, 4 का मतलब 4 है, पाई का मतलब 3.14, इप्सिलॉन नॉट मतलब 8.85 इंटू 10 की पावर -12 अभी लिख की दी थी। इन सब की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिलती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हर बार यही यूज करना है। एंड यहाँ पे अगर ये फ्री स्पेस के लिए
फ्री स्पेस मतलब फिर से वही एयर और वैक्यूम, उनको छोड़ के कोई भी मीडियम दिया तो हमें क्या करना है, बस ये 9 इंटू 10 की पावर 9 रहेगी, उसको इस मीडियम की के से मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, फॉर एनी अदर मीडियम। फ्री स्पेस छोड़ के जो भी मीडियम रहेगा उसके लिए आप ये कांस्टेंट यूज करने वाले। क्लियर? Yes. अब इसमें भी आपको याद रखना है कि फ्री स्पेस और एयर, इनके लिए ये के की वैल्यू होती है 1, एंड जो मेटल होंगे यानी जो कंडक्टर्स होंगे उनके लिए के की वैल्यू होती है इंफिनिटी। समझ में आ रहा है? एयर के लिए, फ्री स्पेस के लिए के इक्वल्स टू 1 है, कंडक्टर के लिए मेटल के लिए के इक्वल्स टू इंफिनिटी है। इसका मतलब के की वैल्यू 1 से हर बार ग्रेटर रहेगी, के नेवर बी लेस देन 1, एंड हर बार इंफिनिटी से कम रहेगी, इंफिनिटी से वो ज्यादा नहीं रहेगा। यानी कि के की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी तक कितनी भी हो सकती है। बस ये दो मीडियम की केस में आपको क्वेश्चन में के प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इनको छोड़ के कोई भी मीडियम दिया है, वाटर दिया या फिर और कुछ भी मीडियम दिया है, उसके लिए के कितना है ये हर एक क्वेश्चन में प्रिंट करके देना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, तो वो आप लर्न नहीं करेंगे। आपको बस ये दो वैल्यूज लर्न करनी है, ठीक है। तो बोर्ड पे जो डेटा दिख रहा है वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखो। क्लियर? यस सर। तो अब तक जो पार्ट हम डिस्कस कर रहे थे दैट बिलोंग्स टू कंसेप्चुअल पार्ट ओनली, जिसमें हमने बेसिक चार्ज